गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवा, गवर्नमेंट कॉलेज बेगूम। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थानांतरण समीकरण। इससे पहले बच्चों हमने इसमें पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे रोटेटिंग फ्रेम के लिए। तो उससे पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र। फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र क्या होते हैं बच्चों? किसी भी वस्तु हो या कोई भी पिंड हो या निकाय हो, उसको व्यक्त करने के लिए उसके विस्थापन, गति, त्वरण आदि का मापन करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, जिससे क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो सामान्यतः विभिन्न वस्तुओं का जो समूह तथा प्रेक्षक जो परस्पर आपस में क्या हो, स्थिर हो, वो क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी किसी भी निर्देश तंत्र के सापेक्ष ही हम किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के सापेक्ष हम क्या है, स्थिर या विरामावस्था में है, इसलिए हम यानी कि हम जो प्रेक्षक है वो तथा पृथ्वी एक क्या है, निर्देश तंत्र है। जैसे इस प्रकार से अगर कोई निर्देश तंत्र है, वो एक समान वेग से गति कर रहा है, समान वेग से, तो ये निर्देश तंत्र है और ये उस वस्तु की दिशा को, या हम बोल सकते हैं उस वस्तु के बारे में बताता है। इस पृथ्वी के निर्देश तंत्र के सापेक्ष प्रेक्षक अन्य वस्तुओं के विस्थापन, गति आदि का मापन करते हैं। निर्देश तंत्र के सापेक्ष हमें किसी वस्तु के विस्थापन, गति आदि का अध्ययन करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे कि देखो बच्चों, किसी भी वस्तु की उसकी स्थिति यानी कि एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में वो कितनी दूरी पर है, किस स्थान पर है, तो उसको किसी भी एक ऑब्जर्व से उसको मापा जाता है और उसी ऑब्जर्व को, उसी तंत्र को या उसी निकाय को क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र कहते हैं, जिसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो एक निर्देश तंत्र में स्थित किसी भी वस्तु की स्थिति का पूर्ण ज्ञान किसके द्वारा किया जाता है, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। पहला होता है कार्तिकीय निर्देशांक यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। और इनको एक्स वाई जेड वाले होते हैं वो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दूसरे होते हैं गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक, जिन्हें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और ये होते हैं आर, थीटा, फाई। तीसरे प्रकार के होते हैं बेलनाकार निर्देशांक, जिन्हें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और इन्हें दर्शाते हैं रॉ, फाई, जेड से। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जिनसे हम किसी भी वस्तु की स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखो, निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसे बोलते हैं इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरे होते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम पहले देखते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र बच्चों, जैसे कि इसका नाम है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्व का नियम, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट लॉ है, वही क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। यानी कि वे निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं वे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अर्थात जड़त्व का नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो एक समान रूप से गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो इसलिए वे निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो किसी भी निर्देश तंत्र में किसी वस्तु पर अन्य वस्तु से अन्योन्य क्रिया नहीं होती है, तथा वह वस्तु क्या रहती है, स्थिर रहती है, या सिर्फ एक समान वेग से क्या करती है, गति करती है, तो वो निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जो निर्देश तंत्र या तो स्थिर रहता है या गति करता है, लेकिन उसकी जो गति है वो एक समान या कांस्टेंट रहती है, तो वो जो निर्देश तंत्र होता है वो क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है।
और उसके सापेक्ष जो अन्य निर्देश तंत्र होता है, अगर वो निर्देश तंत्र भी पहले वाले निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान गति करता रहता है, यानी कि जिस गति से पहला निर्देश तंत्र चलता है उसी से दूसरा भी चलता है, तो वो निर्देश तंत्र भी क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, क्योंकि वो भी जड़त्व के नियम का पालन करता है। अब दूसरे प्रकार का जो निर्देश तंत्र होता है वो होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, या हम बोल सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, वे निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अर्थात उनकी गति या तो स्थिर नहीं होती और नहीं वो एक समान रूप से गति करते हैं, बल्कि उनकी गति समय समय पर समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। वेग का समय के साथ परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण, यानी कि उनका त्वरण क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो वो जो निर्देश तंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अर्थात ये निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र की तरह या न तो स्थिर होते हैं और न ही एक समान रूप से गतिशील होते हैं। हम इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे बच्चों देखो, ये एक बॉक्स है जो कि कैरी कर रहा है, यानी कि चल रहा है, गति कर, अभी इस वक्त तो ये स्थिर है, पहली कंडीशन में, इस कंडीशन में ये स्थिर है तो ये बॉक्स भी स्थिर है, और इस बॉक्स के अंदर जितने भी हैं प्रेक्षक ये सभी क्या हैं, स्थिर हैं। तो इस वक्त ये जो फ्रेम है इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड कंडीशन, अगर ये बॉक्स क्या करे, चले और इसकी का जो वेग है वो समय के साथ क्या हो, परिवर्तित हो। तो अगर इसका वेग समय के साथ परिवर्तित होगा तो इसके अंदर और प्रेक्षक वगैरह हैं जो इनका वेग भी क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित हो गए, यानी कि एसिलेट हो रहे हैं। तो इस क्योंकि ये अभी ये जड़त्व के नियम का पालन नहीं कर रहे, तो इस वजह से न तो क्योंकि ये स्थिर है और न ही एक समान रूप से गतिशील है, बल्कि इनकी गति चेंज होती जा रही है समय के साथ, यानी कि एसिलरेट हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो फ्रेम होता है वो क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। थर्ड, इसमें देखो, इसमें क्या है बच्चों, ये मूव तो कर रहा है, फर्स्ट इसमें तो मूव ही नहीं कर रहा था, तो इनर्शिया फ्रेम था, इसमें मूव कर रहा था लेकिन समय के साथ वेग क्या है, परिवर्तित हो रहा था, इसलिए ये नॉन इनर्शिया फ्रेम है। इसमें क्या है कि इसमें मूव तो कर रहा है लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो समान है, एक समान गति से मूव कर रहा है, इस वजह से इसके सापेक्ष जो प्रेक्षक हैं ये एक समान वेग से गति कर रहे हैं, एक तरह से इसके सापेक्ष कांस्टेंट है, इनमें गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या होते हैं, इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम कह सकते हैं इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो या तो स्थिर होते हैं या एक समान रूप से गति करते हैं। यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक समान रूप से गति नहीं करता है, कोई फ्रेम यानी कि उसकी जो वेग समय के साथ परिवर्तित होता रहता है या वो एसिलेट होता रहता है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन इनर्शिया फ्रेम कहलाता है। अब हम देखते हैं घूर्णी निर्देश तंत्र, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब कोई भी निर्देश तंत्र जो किसी एक अक्ष के चारों ओर घूमता है वह घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी एक अक्ष है, एक अक्ष के चारों ओर अगर कोई निर्देश तंत्र घूर्णन कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे पृथ्वी सदैव ही अपने अक्ष के चारों ओर क्या रहती है, घूमती रहती है, इसलिए वे निर्देश तंत्र जो पृथ्वी के सापेक्ष जुड़े रहते हैं वे भी पृथ्वी के साथ क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वे निर्देश तंत्र जो पृथ्वी के साथ जुड़े हुए होते हैं इसलिए वो भी क्या कहलाते हैं, घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अक्ष के चारों ओर घूर्णन करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, घूर्णी निर्देश तंत्र कहलाते हैं। हम देखते हैं घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम घूर्णी निर्देश तंत्र लेंगे, उसमें उसके निर्देशांक देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स उनका किस प्रकार से रूपांतरण किया जा सकता है। तो हम मानेंगे कि मान लिया दो निर्देश तंत्र है, एक तो एस, ये निर्देश तंत्र एस, और दूसरा है ये निर्देश तंत्र एस डैश। मान लिया दो निर्देश तंत्र एस और एस डैश जो परस्पर टी बराबर यहाँ 0 पर क्या है, आपस में संपातित है। हमने मान लिया कि निर्देश तंत्र एस डैश है जो एस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन किया है, यानी ओमेगा कोणीय वेग से क्या हो गया, घूर्णन कर रहा है, जेड अक्ष के सापेक्ष से घूर्णन कर गया, ओमेगा कोणीय वेग से जेड अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। तो इसके जो जेड अक्ष हैं एस और एस डैश दोनों के क्या हैं, समान हैं, जबकि
ये एक्स आई मतलब इनर्शियन जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, आर मतलब रोटेशन यानी कि घूर्णी निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एक्स आई एक्स अक्ष के सापेक्ष, वाई दिशा में, एक्स आर रोटेटिंग फ्रेम के लिए और वाई आर या एस डैश यानी रोटेटिंग फ्रेम के लिए। ओमेगा टी क्योंकि ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है तो कितने एंगल बना है, ओमेगा टी एंगल से। और ये मान लिया कि पी बिंदु पर कोई पार्टिकल है, उसके लिए हम निकालते हैं। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, घटक निकालना आप लोगों को आता है। मान लो ये आर है और ये एंगल थीटा है, तो एक्स दिशा में, इस दिशा में अगर हम इस आर का घटक निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर हम इस दिशा में निकालेंगे तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो इस दिशा में ये क्या हो जाएगा, आर कॉस 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यानी कि हो जाएगा आर साइन थीटा। तो यानी कि हम एक्स डायरेक्शन में इसका घटक लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में इसका घटक लिख सकते हैं आर साइन थीटा। तो इसी अकॉर्डिंगली हम इस निर्देश फ्रेम के लिए अगर हम निकालें तो इस निर्देश फ्रेम के लिए एक्स आई डायरेक्शन में ये एंगल कितना बना रहा है, ओपी थीटा प्लस ओमेगा टी। तो एक्स आई क्या हो जाएगा, इस दिशा में एक्स आई इक्वल टू हो जाएगा ओपी कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। इसी प्रकार से अगर इस डायरेक्शन में निकाले तो ये क्या हो जाएगा, ओपी साइन थीटा प्लस ओमेगा टी। और अगर हम एक्स आर, ये तो है एस निर्देश फ्रेम के लिए, अगर हम एस डैश निर्देश फ्रेम के लिए निकालें तो एस डैश निर्देश फ्रेम के लिए ये एक्स आर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपी कॉस थीटा, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा, कॉस थीटा। उसी प्रकार से इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओपी साइन थीटा। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। आगे हमारा इसका यूज़ होगा, आप देखिए कहाँ यूज़ हो, कैसे यूज़ होता है इसका। हम मान लीजिए, हमने मान लिया कि बिंदु P के जो निर्देशांक है एक्स निर्देश तंत्र के लिए वो क्या है, एक्स आई, वाई आई और जेड आई। उस प्रकार से घूर्णी फ्रेम एस डैश में P के निर्देशांक क्या है, एक्स आर, वाई आर और जेड आर। तो डायग्राम से मैंने अभी आपको बताया था, ये एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। अगर हम इसको खोलेंगे कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा ओ पी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस ओपी साइन थीटा साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो उससे खोल लिया। अब ये हो गया ओपी कॉस थीटा। ओपी कॉस थीटा मैंने अभी आपको इससे पहले बताया, ओपी कॉस थीटा क्या है, एक्स आर। तो ये हो गया एक्स आर कॉस ओमेगा टी। इसी प्रकार से ओपी साइन थीटा क्या है, वाई आर। तो हो गया वाई आर साइन ओमेगा टी, जहाँ पर एक्स आर क्या है, कॉस ओपी कॉस थीटा, और वाई आर क्या है, ओपी साइन थीटा। तो यह हमारे पास जो आ गया, ये आ गया एक्स आई, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जड़त्वीय निर्देश तंत्र का रूपांतरण समीकरण। उसी प्रकार से हम वाई डायरेक्शन में देखें तो वाई आई इक्वल टू क्या होगा, ओपी साइन थीटा प्लस ओमेगा टी। तो इसको भी साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे तो हमारे पास आएगा ओपी साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस ओपी कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। तो ओपी साइन थीटा क्या है, वाई आर प्लस ओपी कॉस थीटा क्या है, एक्स आर। तो हमारे पास वाई आई आ जाएगा वाई आर कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स आर साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास मान आ गया वाई डायरेक्शन में, वाई का घटक। ये रहा वाई आई इक्वल टू वाई आर कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स आर साइन ओमेगा टी। और जेड डायरेक्शन क्या है, स्थिर है। तो चूंकि जेड अक्ष स्थिर है तो इसलिए जेड आई इक्वल टू क्या होगा, जेड आर, यानी कि जेड डायरेक्शन में इनर्शिया फ्रेम और रोटेटिंग फ्रेम के अक्ष समान होंगे। तो ये समीकरण 1, 2 और 3 ये घूर्णी निर्देश फ्रेम में क्या कहलाती है, रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अगर हम इनका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो इनका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है एक्स आर इज इक्वल टू एक्स आई कॉस ओमेगा टी प्लस वाई आई साइन ओमेगा टी, वाई आर इक्वल टू वाई आई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स आई साइन ओमेगा टी, और जेड आर इक्वल टू जेड आई। ये तो क्योंकि जेड अक्ष स्थिर है। तो ये समीकरण 4, 5 और 6 इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के समीकरण कहलाती हैं। अब हम निकालेंगे घूर्णी निर्देश फ्रेम में या घूर्णी फ्रेम में स्थिति सदिश।
यानी पोजीशन वेक्टर इन रोटेटिंग फ्रेम। तो वही रोटेटिंग फ्रेम आपका ये है, ये एस निर्देश फ्रेम और ये एस डैश निर्देश फ्रेम। हमने मान लिया बिंदु P का निर्देश तंत्र S में स्थिति सदिश क्या है, R I है। इसी प्रकार से निर्देश फ्रेम एस डैश में स्थिति सदिश क्या है, आर है। आई मतलब इनर्शिया, आर मतलब रोटेटिंग के लिए। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी का स्थिति सदिश निकालते हैं तो स्थिति सदिश निकालने का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आर रोटेटिंग फ्रेम के लिए जो स्थिति सदिश होगा आर वो होगा √XR² प्लस YR² प्लस ZR²। समीकरण 4, 5 और 6 से, इस समीकरण 4, 5 और 6 से XR, YR और ZR का मान इस समीकरण में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो XR की जगह वैल्यू पुट रखेंगे XI cos ωt प्लस YI sin ωt का होल स्क्वायर। YR की वैल्यू पुट करेंगे YI cos ωt माइनस XI sin ωt का होल स्क्वायर। ZR की जगह ZI का स्क्वायर। हम इसको खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस ZI²। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैंसिल होगा ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल बराबर है लेकिन अलग चिन्ह से है, यानी ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। XI² में इन दोनों में से XI² कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा cos² ωt प्लस sin² ωt। इन दोनों टर्म में से YI² कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा cos² ωt प्लस sin² ωt और प्लस का ZI²। अंडर रूट में है ये वैल्यूज। cos² ωt प्लस sin² ωt का वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा RR इक्वल टू √XI² प्लस YI² प्लस ZI²। और ये क्या है, XI, YI और ZI क्या है, निर्देश तंत्र S के स्थिति सदिश के। तो ये हो जाएगा RR इक्वल टू RI, यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी घूर्णीय निर्देश फ्रेम में स्थिति सदिश का परिमाण है जो क्या रहता है, बराबर रहता है। घूर्णीय निर्देश फ्रेम में स्थिति सदिश है जो उसका परिमाण क्या रहता है, बराबर रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिद्ध कीजिए कि किसी घूर्णीय निर्देश फ्रेम में स्थिति सदिश का परिमाण समान रहता है, तो आपको ये वाला आर्टिकल करना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं घूर्णीय निर्देश फ्रेम में वेग का रूपांतरण। हमने स्थिति का रूपांतरण देख लिया, पहले तो रूपांतरण समीकरण कर लिए, फिर स्थिति का रूपांतरण देख लिया कि स्थिति सदिश जो दोनों में क्या रहता है, समान रहता है। अब हम वेग का रूपांतरण हम इसमें करेंगे। तो पहले तो वही जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में P बिंदु पर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम वह होता है जो जड़त्व के नियम का पालन करता है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूटन्स के लॉज का पालन करता है। न्यूटन का एक लॉ होता है F बराबर ma, जब यानी कि बाह्य बल क्या हो, 0 हो। तो बाह्य बल 0 है यानी कि F 0 इक्वल टू m में, तो m तो 0 नहीं हो सकता, यानी कि a इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्सेलरेशन त्वरण इज इक्वल टू 0। तो बाह्य बल अगर आरोपित नहीं है तो हम कह सकते हैं त्वरण, और त्वरण क्या होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो यानी कि x, y और z तीनों डायरेक्शन के लिए अगर हम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम I की बात करें तो d2xi अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0, d2yi अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0 और d2zi अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। घूर्णीय निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण समीकरण थे वो क्या थे, XR इक्वल टू XI cos ωt प्लस YI sin ωt, YR इक्वल टू YI cos ωt माइनस XI sin ωt और ZR इक्वल टू ZI। तो हम इस समीकरण 8 का पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, वेग। तो अवकलन करेंगे तो dXR अपॉन dt इक्वल टू, अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का ओमेगा XI, इसका अवकलन करेंगे क्योंकि cos ωt है, cos ωt का अवकलन क्या होता है, माइनस ओमेगा sin ωt। इसी प्रकार से sin ωt का क्या होता है, ओमेगा cos ωt। तो इस प्रकार से हम अवकलन करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास प्राप्त होगा माइनस ओमेगा XI sin ωt प्लस ओमेगा YI cos ωt। फिर XI का करेंगे तो dXI अपॉन dt cos ωt ऐसा ही रहेगा, YI का करेंगे तो dYI अपॉन dt sin ωt ऐसा ही रहेगा। इन दोनों पदों में से ओमेगा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा ब्रैकेट में YI cos ωt माइनस XI sin ωt प्लस dXI अपॉन dt cos ωt प्लस dYI अपॉन dt sin ωt। चूँकि ये YI cos ωt
माइनस एक्स आई साइन ओमेगा टी, ये क्या है हमारा वाई आर। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे वाई आर, तो आ जाएगा हमारे पास समीकरण ओमेगा वाई आर प्लस डी एक्स आई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई आई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। ये जो है ये हमारा वेग का रूपांतरण समीकरण है एक्स डायरेक्शन में। इसी प्रकार से हम वाई डायरेक्शन में भी रूपांतरण समीकरण निकालेंगे, तो इसलिए हम वाई आर वाले समीकरण का क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस ओमेगा वाई आई साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स आई कॉस ओमेगा टी डी वाई आई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स आई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। इन दोनों में से वही माइनस ओमेगा कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर बचेगा वाई आई वाई साइन ओमेगा टी प्लस एक्स आई कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई आई डी टी कॉस ओमेगा टी और माइनस डी एक्स आई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। ये जो है ये हमारा क्या है एक्स आर, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे एक्स आर। तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में वेग का जो समीकरण आएगा वो क्या प्राप्त होगा रूपांतरण समीकरण डी वाई आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स आर प्लस डी वाई आई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी और माइनस डी एक्स आई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। और जेड तो क्योंकि ये एक ही अक्ष है तो डी जेड आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी जेड आई अपॉन डी टी। तो ये समीकरण नंबर 9, 10 और 11 घूर्णी निर्देश फ्रेम में वेग के रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो अब हमने रूपांतरण समीकरण वेग के लिए भी निकाल लिया। अब हम घूर्णी फ्रेम में त्वरण का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे। तो त्वरण के रूपांतरण समीकरण के ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो वेग का मान आया था एक्स डायरेक्शन में, ये समीकरण नंबर 9 जो कि वेग की, अगर हम इसका एक बार और अवकलन कर दें तो क्या प्राप्त होगा डी टू एक्स आर अपॉन डी टी, और यह क्या होगा डी टू एक्स आर अपॉन डी टी त्वरण। तो हम समीकरण 9 का एक बार टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 9 डी एक्स आर अपॉन डी टी ओमेगा वाई आर प्लस डी एक्स आई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई आई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर 9 है। हम इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, डी टू एक्स आर अपॉन डी टी इक्वल टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा वाई का करेंगे तो डी वाई आर अपॉन डी टी प्लस डी टू एक्स आई अपॉन डी टी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी ऐसा ही रहेगा। फिर कॉस ओमेगा टी करेंगे तो माइनस ओमेगा डी एक्स आई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी प्लस इस डी वाई अपॉन डी टी का करेंगे तो डी टू वाई आई अपॉन डी टी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा डी वाई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। क्योंकि हमने पढ़ा था जड़त्व निर्देश फ्रेम के लिए डी टू एक्स आई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी टू वाई आई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी टू जेड आई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए ये पद 0 और ये पद भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी डी टू एक्स आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी, ये तो समीकरण 0 हो गई। तो इन समीकरण में से दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे ओमेगा कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा डी वाई आई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स आई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 10 से हम क्या निकाल लेंगे समीकरण नंबर 10 से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इसकी डी वाई आई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स आई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी की, जो कि क्या है डी वाई आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा एक्स आर, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर डी वाई आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा एक्स आर वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो होगा डी टू एक्स आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स आर प्लस 2 ओमेगा वाई आर अपॉन डी टी। ये क्या है त्वरण का रूपांतरण समीकरण। इसी प्रकार से वाई डायरेक्शन में भी हम जब त्वरण का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है डी टू वाई आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई आर माइनस 2 ओमेगा डी एक्स आर अपॉन डी टी। और जेड डायरेक्शन में तो वही, क्योंकि जेड अक्ष समान है तो डी टू जेड आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू जेड आई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 12, 13 और 14 घूर्णी निर्देश फ्रेम में त्वरण के रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब एक नोट है वो पढ़ लेते हैं। नोट क्या है कि जब जड़त्व निर्देश फ्रेम में यानी कि जो आई है में बिंदु P का कोई त्वरण नहीं होता है, जबकि घूर्णी निर्देश फ्रेम में त्वरण होता है। क्यों? क्योंकि जड़त्व निर्देश तंत्र क्या है जड़त्व के नियमों का पालन करता है, यानी कि जड़त्व निर्देश फ्रेम में जो बिंदु P है उस पर त्वरण नहीं होता, जबकि घूर्णी निर्देश फ्रेम में क्या होता है त्वरण होता है। तो एक तो ये इसका अंतर ही हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि घूर्णी निर्देश फ्रेम एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो यानी कि घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका त्वरण होता है।
अतः घूर्णी निर्देश फ्रेम में कण पर एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक त्वरण तो होता ही है, त्वरण है तो F = ma से उस पर क्या लगेगा, एक बल भी लगता है। तो एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है। इस बल को, क्योंकि ये प्रतीत हो रहा है, लग नहीं रहा है, इसे ये लगता हुआ प्रतीत हो रहा है त्वरण की वजह से, इसलिए इस बल को क्या बोलते हैं, आभासी बल या छद्म बल कहते हैं। अब हमने वेग का रूपांतरण पढ़ लिया, त्वरण का रूपांतरण पढ़ लिया, स्थिति सदिश पढ़ लिए। अब हम इसका लास्ट जो है घूर्णी फ्रेम के लिए वो है विस्थापन रूपांतरण। तो घूर्णी फ्रेम में विस्थापन रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए रोटेटिंग फ्रेम। तो वही हम मान लेंगे कि मान लिया S एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है और S' क्या है, एक घूर्णी फ्रेम है। तो S' और S के सापेक्ष थीटा कोण से झुकी हुई है, यानी S' इस S के सापेक्ष क्या है, एक थीटा कोण से झुकी हुई है। यदि S में बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं, x1, y1 और z1 है, और S' में बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं, x1', y1' और z1' है, तथा इसी प्रकार से बिंदु Q के निर्देशांक S फ्रेम में x2, y2, z2 है, और S' में क्या है, x2', y2' और z2' है। तो विस्थापन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, निर्देश तंत्र S' में विस्थापन PQ का निकालेंगे तो √of x2' माइनस x1' का होल स्क्वायर प्लस y2' माइनस y1' का होल स्क्वायर प्लस z2' माइनस z1' का होल स्क्वायर, यानी कि बिंदु Q के निर्देशांक में से इस बिंदु P के निर्देशांक में PQ के बीच का विस्थापन निकालेंगे। वही गैलीलियन रूपांतरण से जो रूपांतरण हमने निकाले थे उससे क्या होता है, x' इक्वल टू क्या होता है, x cos ωt माइनस y sin ωt, y' इक्वल टू y cos ωt माइनस x sin ωt और z' बराबर z। जो रूपांतरण समीकरण निकाले थे उन्हीं से ये, बस हमने r की जगह डैश यूज़ किया है और i की जगह सिंपल x यूज़ किया है। तो ये हमारे पास PQ, अब हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो x' की जगह x2 cos वैल्यू पुट करेंगे, x2 cos ωt माइनस y2 sin ωt माइनस x1' की जगह x1 cos ωt माइनस y1 sin ωt और पूरे का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार y2' की जगह y2 cos ωt माइनस x2 sin ωt माइनस y1' की जगह y1 cos ωt माइनस x1 sin ωt का होल स्क्वायर और z की जगह तो वही रहेगा z2' माइनस z1 का होल स्क्वायर। जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, इस a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हम ये जो टर्म है ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास ये आएगा जो इस वाले इसमें से और इन दोनों में से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इन दोनों में से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि मान क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास आएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये प्राप्त हुआ है ये क्या हो गया, निर्देश तंत्र S के लिए विस्थापन प्राप्त हो गया। हम चले थे निर्देश तंत्र S' के विस्थापन से और हमें प्राप्त हुआ निर्देश तंत्र S का विस्थापन। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि PQ का जो परिमाण है वो S व S' फ्रेम में क्या है, बराबर है, अर्थात फ्रेम के घूर्णन से विस्थापन के परिमाण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने देखा स्थिति सदिश के परिमाण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और विस्थापन के परिमाण पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, वेग का मान परिवर्तित हो जाता है और त्वरण का मान जो निर्देश तंत्र S में है वो तो 0 होता है, जबकि निर्देश तंत्र S' में त्वरण का मान 0 नहीं होता, अर्थात निर्देश तंत्र S' एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो ये थे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम के लिए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने जड़त्वीय, हमने सबसे पहले निर्देश तंत्र पढ़े, निर्देश, फिर जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश क्रम, फिर घूर्णी निर्देश तंत्र और फिर घूर्णी निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण और घूर्णी निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण के बाद उसके स्थिति सदिश, वेग, त्वरण के रूपांतरण समीकरण, सबसे लास्ट में उसका विस्थापन का रूपांतरण समीकरण। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।